डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कारो 2016। कारो 2016। ये बेटे कारो 2016 है क्या? ये है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। कारो 2016 means companies auditors report order 2016. Companies auditors report order 2016. बेटे पहले आपको ये समझना है कि कारो 2016 आखिर है क्या। एक वर्ड है आपके लिए और वो है ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सर ये ऑर्डर देता कौन है और किसको देता है? ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आपको देखना है तो पहले इसके साथ आपको चलना पड़ेगा। ये है सेक्शन 143 सबसेक्शन 11। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 यानी 143(11) में जो दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आस्क, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई मैटर्स विश टू बी रिप्लाइड, विश टू बी आंसर्ड बाय द ऑडिटर। तो 143(11) सेक्शन में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मैटर इंक्लूड कर सकता है, कोई भी मैटर ऐड कर सकता है कि ऑडिटर कंपनी का जो है उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये मैटर लिखना पड़ेगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर टू द ऑडिटर ऑफ कंपनी टू स्पेसिफाई, रिप्लाई, टू गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो बेटे एक्चुअल में क्या हुआ, 143(11) सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास किया और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर कंपनी का है, ऑडिटर ऑफ कंपनी, जो कंपनी का ऑडिटर है, उस कंपनी के ऑडिटर को कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपनी मैटर में देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कंपनी का ऑडिटर है और इस ऑडिटर को कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे और ये ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ ये मैटर भी रिपोर्ट में लिखेगा। यानी इसका मतलब है कि 143(11) section, under this particular section, this class, central government may by general or special order specify certain matters which to be included by auditor in his audit report. यानी एक ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट में ये मैटर रिपोर्ट में लिखे जाएंगे और ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। ठीक है, ये बेटे 1 मिनट की बैकग्राउंड अगर आपको दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मांग सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो उसने देखा कि कंपनी के ऑडिटर से अगर ये इंफॉर्मेशन मांगेंगे, दिस इंफॉर्मेशन विल बी मोर रिलायबल। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर से कहा इन क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए। तो इस कारो 2016 में बेटे आपकी नॉलेज के लिए बता दें, टोटल 16 क्लासेस। कितनी क्लासेस है? टोटल 16 क्लासेस। एंड आउट ऑफ दिस 16 क्लासेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी के बारे में कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मांगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछती है कि जिस कंपनी का ऑडिट आप कर रहे हैं सर, क्या ये कंपनी टैक्स टाइम पे जमा कर रही है? अब सब आप एज ए ऑडिटर या तो कहेंगे कर रही है या कहेंगे नहीं कर रही। कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो बताओ कहां कहां टैक्स नहीं जमा किया। और आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमने तो छोड़ दिया या हमने चेक नहीं किया। पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दे रखा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर यू एज ए ऑडिटर यू हैव टू नोटिफाई, यू हैव टू स्पेसिफाई whether company is regular in payment of taxes or not. तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी की वो इंफॉर्मेशन भी मांग ली जो इंफॉर्मेशन कई बार हिडन हो सकती थी।
लेकिन ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सवाल आपसे और पूछा, मान लो फिक्स एसेट्स को लेके कि जिन कंपनी का ऑडिट आप कर रहे हैं, क्या उस कंपनी की जो फिक्स एसेट्स बुक्स में लिखी हैं उनका एज ऑडिटर आपने टाइटल डीड चेक किया? मान लो लिख दिया बिल्डिंग सब 50 करोड़ की है कंपनी के पास, ठीक है, एज ऑडिटर यू आर राइट, लेकिन क्या आपने उसका टाइटल डीड चेक किया? और अगर टाइटल डीड चेक किया तो हाँ करो, नहीं तो बताओ कि टाइटल डीड आपने चेक नहीं। तो आप एज ऑडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे बहुत सारे सवाल पूछती है, ठीक है। ये है कारो 2016। तो इसमें टोटल क्लास हमने डिस्कस किए, टोटल क्लास बेटे आपके 16 है। 16 क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट पूछती है आपसे एज ए ऑडिटर। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है, क्या सारी कंपनियों को कारो एप्लीकेबल होता है? बेटे मैं आपको बता दूं, हमारे सीए में जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो सीए का हो, चाहे वो सीएमए का हो, चाहे बीकॉम का हो, इवन सीए फाइनल, इंटर, हर जगह कारो की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। अगर कारो में ऐसा क्या है, एक्चुअल में दीज आर सो मेनी इंटरनल क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम ऑडिटर, तो बहुत सारी चीजें हमें निकल के आती है। और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे, जैसे आपको एक क्वेश्चनर दे दी गई और कहा गया कि इसमें 16 क्वेश्चन ऑडिटर को दे दिए गए और कहा इनके आंसर दो, तो सर क्या हर कंपनी को ऊपर कारो एप्लीकेबल है? क्या हर कंपनी के ऑडिटर को कारो देना पड़ेगा? तो सर इसके बारे में हमारे सेक्शन 143(11) में बताया गया, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो हम आपके सामने दे रहे हैं कि सारी कंपनियों में कारो एप्लीकेबल नहीं है। एक क्वेश्चन पहला ही बनता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, कारो कहां एप्लीकेबल होगा, कारो कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन बना, कारो कहां एप्लीकेबल है, कारो कहां एप्लीकेबल नहीं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑर्डर 29 मार्च 2016 को ये ऑर्डर पास हुआ, और इसके अकॉर्डिंग बेटे पहला क्वेश्चन आपका था कहां कारो एप्लीकेबल होगा, कहां कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बेटे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कारो कहां एप्लीकेबल है, कारो कहां एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप देखेंगे हियर बाय नेमली फॉलोइंग, ठीक है। तो कारो इज एप्लीकेबल, यस, दिस ऑर्डर मे बी कॉल्ड कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016. It shall apply to every company, including foreign company, as defined under class 42 of section 2 of Companies Act 2013, except, तो बेटे यहाँ पे क्वेश्चन है, कारो इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, ठीक है। कारो हर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, विदेशी कंपनी पे भी कारो एप्लीकेबल होगा, लेकिन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, इट विल नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। ये बेटे बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इट विल नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। तो बेटे कारो हर कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, बट इट विल नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। अब सर क्वेश्चन आया कौन सी बैंकिंग कंपनी होती है, तो क्या सारी बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा? नो, कारो इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी बट नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एप्लीकेबल है, उनके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं। क्यों किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा? कि सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा समझ सकती है, आपकी नॉलेज के लिए भी बेटे, जो बैंकिंग कंपनी है उन पे आरबीआई का एक अच्छा कंट्रोल है, इसलिए सोचा कि कारो एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो भी। तो कारो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन व्हाट, ऑन बैंकिंग कंपनी। दूसरी बेटे पॉइंट आता है इस पे कारो एप्लीकेबल नहीं है, वो है आपका, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जिस पे एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज योर इंश्योरेंस कंपनी। कारो इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी बट नॉट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी। कारो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे भी लागू नहीं, कारो उन कंपनी पे लागू नहीं होता जो सेक्शन 8 की है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ठीक है। कारो उन लोगों पे भी लागू नहीं होता जो स्मॉल कंपनीज है, सेक्शन 285 की, या 1% कंपनी, ओबीसी पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता। और बेटे प्राइवेट कंपनी पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता अगर प्राइवेट कंपनी कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, जैसे प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर एक लिमिट से कम है, पेड टोटल लिमिट से कम है या लिमिट तक है, बोरोइंग पब्लिक की नहीं है, तो पब्लिक की बोरोइंग, ठीक है, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक से कहीं कोई बोरोइंग नहीं है, बैंकों से बोरोइंग नहीं है, तो ऐसे केस में कारो एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो प्राइवेट कंपनी में भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें 3 पॉइंट हमें देखना है, एक टर्नओवर का देखना है बेटे, एक आपका पेड अप कैपिटल रिजर्व का देखना है, और एक आपका लोन का देखना है अगर आउटस्टैंडिंग से, तो मेनली आउटसाइडर से है। कारो इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट फॉरेन। ठीक है, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन बेटे हम अगर आपसे डिस्कस करें सीए फाइनल में, सीए आईपीसीसी में और बहुत सारे एग्जाम्स में, कम से कम सीए फाइनल में और आईपीसीसी में 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कारो कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। और कई बार इससे पहले बेटे कारो से पहले, कारो 2016 से पहले 2015 था, उससे पहले 2013 था, उससे पहले कहीं कारो 2003 था। बिफोर दैट देयर वाज नो कारो मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 1975 एंड 1988 हुआ करता था। तो ये सारे आपको बैकग्राउंड नहीं जाना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो कारो इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, वी कैन से टू सेक्शन 8, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कंडीशंस है कि प्राइवेट कंपनी में टर्नओवर चेक करना है, पेड अप कैपिटल रिजर्व चेक करना है और पब्लिक बोरोइंग चेक करनी है। अगर वो सारी में प्राइवेट कंपनी छोटी बड़ी पाई जाती है, कारो प्राइवेट कंपनी पे भी लागू नहीं होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन द पॉइंट व्हिच वी हैव टू कंसीडर इन कारो। तो बेटे मेरा आपको सजेशन था कारो कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो जल्दी से बताओ कारो कहाँ एप्लीकेबल है। कारो एप्लीकेबल इज एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। कारो इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। कारो बेटे हर कंपनी पे एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी पे भी कारो एप्लीकेबल है। लेकिन किस पे एप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 नन। उसके बाद बेटे 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के ऊपर हमेशा स्टार लगा के चलोगे कि प्राइवेट कंपनी अगर छोटी है तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। छोटी चेक करने के लिए टर्नओवर की लिमिट देखनी, पेड अप कैपिटल रिजर्व की लिमिट देखनी है एंड पब्लिक बोरोइंग्स की लिमिट देखनी। कई बार नोटिफिकेशन के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो चेंजेस चेक कर लें। ये है एप्लीकेबिलिटी। अब बेटे पॉइंट आया कि कारो तो हो गया एप्लीकेबल। अब जिस क्लाइंट का ऑडिट आप करने जा रहे हैं वो प्राइवेट वो कंपनी है आपकी, और उसके ऊपर ये पता चल गया कि कारो एप्लीकेबल है। अब कारो एप्लीकेबल होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपसे सवाल कितने पूछे, तो मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल बेटे आपसे 16 क्वेश्चन पूछे। 16 क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछे और उनके आंसर 16 के 16 आप, अगर आप आर्टिकलशिप में हैं, कहीं किसी सीए के साथ जुड़े हैं, तो आप कारो की अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। एक्चुअल में बेटे कारो में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट इस तरीके से देते हैं। ये पहले से क्वेश्चंस हम लोगों को दिए रहेंगे, ये प्री प्रिंटेड हमारे पहले से क्वेश्चंस। टोटल 16 क्वेश्चन हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारे क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 5 6। ये 16 क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पहले से हमको दिए। और बेटे जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो फिर हम इसी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखने शुरू करेंगे, अपना रिप्लाई देंगे, अपना आंसर, अपनी कमेंट। ठीक है, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटे इसमें पहला सवाल किया, ठीक है, फिक्स एसेट्स को लेके, तो हम क्या करेंगे, इस पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का मान लो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग, देखिए आपके साथ सो पहला क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहला सवाल आप लोगों से किया, ये वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग proper record showing full particulars including quantitative detail situation of fixed assets। ध्यान से पढ़िए, ये बेटे पहला है, whether company is maintaining proper record showing full particulars including quantitative detail and situation of fixed assets। whether company is maintaining proper record showing full particulars including quantitative detail and situation of fixed assets। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा, whether company is maintaining proper record, the company is maintaining proper record showing full particulars including quantitative detail of fixed assets। क्या कंपनी फिक्स एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है?
वन पॉइंट देखिए 1A, क्या कंपनी फिक्स एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है, फुल पर्टिकुलर्स रखती है, क्वांटिटेटिव डिटेल रखती है, सिचुएशन। ठीक है, ठीक, अगर है तो रिपोर्ट कर दीजिए, नहीं तो कोई बात। तो कंपनी फिक्स एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है, यानी फिक्स एसेट्स का रजिस्टर है, फुल पर्टिकुलर्स है, कब खरीदी गई, किसके सुपरविजन में है, क्या लोकेशन है, कितनी वैल्यू है, डिप्रिसिएशन कब लगता है, ये फिक्स एसेट्स के बारे में एज ए ऑडिटर क्या कंपनी रिकॉर्ड मेंटेन करती है या रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है, तो ठीक है, नहीं तो रिपोर्ट। इसी तरीके से whether these fixed assets has been physically verified by management after a reasonable time interval and material discrepancies were noticed on such verification, and if so the same has been properly dealt in the books of accounts। अब बेटे आप ऑडिट करने गए, आपसे अगला सवाल पूछा गया कि ये फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट इनका रीजनेबल टाइम इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन करती है या नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब जाके देखना कि मशीनें कितनी है, फिक्स एसेट्स में एसी कितने हैं, कंप्यूटर्स कितने हैं, हैवी मशीनें कितनी है, इंस्टॉल्ड मशीनें कितनी है, बाहर मशीनें कितनी है, फर्नीचर कितना है। तो एज ए ऑडिटर आपने देखा क्या कंपनी इन फिक्स एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई करवाती है या नहीं करवाती है रीजनेबल टाइम इंटरवल, और अगर कराती है तो ठीक है, नहीं कराती है तो भी आपको रिपोर्ट करना है, और साइज नेचर के अकॉर्डिंग सही है या साइज नेचर के अकॉर्डिंग नहीं सही है। इसी तरीके से अगला सवाल आया whether title deed of your property are held by company in the name of company or not। इसका बेटे क्या मतलब हुआ कि जो टाइटल डीड है वो कंपनी के फेवर में है या टाइटल डीड कंपनी के फेवर में नहीं है। टाइटल डीड का मतलब ओनरशिप ऑफ कंपनी। अब जैसे मान लो कंपनी के पास एक बिल्डिंग है, कंपनी के पास लैंड है, वो बैलेंस शीट में लिखी है, तो क्या उसका टाइटल डीड ऑडिटर ने चेक किया या नहीं किया। तो एज ऑडिटर बेटे आप कारों में ये सारे पॉइंट देखेंगे कि क्या कंपनी फिक्स एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है, क्वांटिटेटिव डिटेल, सिचुएशन, एटसेट्रा। ठीक है, तो कारों में सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे 1 बाय 1 सवाल पूछना शुरू करती है और हम इसके जवाब देंगे। यस होंगे तो यस देंगे, नो होंगे तो नो देंगे, कमेंट के साथ कमेंट देंगे। ऐसे ही बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा इन्वेंट्री को लेकर, क्या क्या कंपनी इन्वेंट्री का प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है या इन्वेंट्री का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखती। क्या ऑडिटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम करता है या नहीं। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आता है लोन एडवांसेस का, फिर आता है बुक एंट्रीज का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे सवालों का रिकॉर्ड रखती है या नहीं रखती, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें जवाब देना है एज ए ऑडिटर। तो ये बेटे पॉइंट आपको देखने दे। ऐसे ही लास्ट, ठीक है, टैक्सेस को लेके है। लास्ट पॉइंट आप लोगों का आता है कि क्या कंपनी आरबीआई की कई गाइडलाइंस में तो कवर नहीं हो रही, उसका रजिस्ट्रेशन होना था आरबीआई में और ऐसा तो नहीं रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो 85(1)(e) में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे सवाल पूछती है, एज ए ऑडिटर आपको सबके जवाब देने पड़ेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो ये है कारो 2016 20 के पॉइंट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।